हेलो एवरीवन। तो कैसे आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने काम में बेस्ट होंगे। तो यहाँ जो है हम लोग लुसेंट का मॉडर्न हिस्ट्री का सीरीज देख रहे थे, जहाँ 2 चैप्टर हम लोग कवर कर चुके थे और ये तीसरा चैप्टर है। तो यहाँ हम लोग जो है दादा भाई नौरोजी के ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी का डिस्कशन किए थे पिछले टॉपिक में। तो यहाँ हम लोग उसका इम्पैक्ट क्या पड़ा इंडियन इकोनॉमी पे, उसको देखेंगे। अगर आप लोग नहीं देखे तो आप लोग पिछले प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं और अंडरस्टैंड कर सकते हैं। और अगर आप लोग को मेरा चैनल पसंद आता है तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज हम लोग जो है इसका इफेक्ट क्या पड़ा इंडियन इकोनॉमी पे, उसको उसके थ्योरी को देखेंगे। तो यहाँ जो बोल रहा है इम्पैक्ट क्या पड़ा, ये स्ट्रेंथन कर दिया इंडियन इंटरप्राइज को। ये इंडियन इंटरप्राइज का ग्रोथ जो था उसको खत्म कर दिया और चेक एंड रिटार्डेड कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया, जो भी कैपिटल फॉर्मेशन इंडिया में हो रहा था उसको खत्म कर दिया। उसके बाद ये जो है ब्रिटिश चर्च जो था, ये ब्रिटेन के पूंजीपति को फाइनेंस करने लगा। उन लोगों को मतलब रुपया पैसा जो भी है जिस भी तरह से है वहाँ के कैपिटलिस्ट को बढ़ावा पैसा देता था और हेल्प करता था और वहाँ के पूंजीपति पूंजीपति को डेवलपमेंट में मदद करने लगा। इस तरह से आगे देखते हैं इंडिया वाज, इसको जो इंडिया को जो इसमें फ्री ट्रेड के जोन में रख दिया और आगे विदाउट अलाउइंग इट टू डेवलपमेंट, यहाँ डेवलपमेंट को अलाउ किया ही नहीं। उसके बाद इसको बोल रहा था इंडिया के पास कंपटीशन करने का क्षमता है ही नहीं। तो इस तरह से ब्रिटिशर्स इंडिया का मजाक बनाने लगा। तो इस तरह से इसमें बता रहे हैं दादा भाई नौरोजी कि किस तरह से ब्रिटिशर्स जो है इंडिया इंडिया के बेल्ट को एक तरह से खत्म कर दिया और ड्रेन बना दिया। तो आगे प्लांटेशन माइंस जूट्स मिल्स जो भी है यहाँ के संपत्ति पे कंट्रोल और मैनेज किसके द्वारा किया जाने लगा, तो फॉरेनर्स के द्वारा कंट्रोल और मैनेज किया जा रहा था। उसके बाद इट वाज ड्रेन रिसोर्सेज फ्रॉम इंडिया, ये जो था इंडिया के रिसोर्सेज को एक तरह से ड्रेन इस तरह से हुआ। तो ये इस थ्योरी में बताए हैं दादा भाई नौरोजी कि उससे क्या कंस्टिट्यूएंट था, उसके बाद इसका क्या इफेक्ट पड़ा। तो ये ड्रेन ऑफ वेल्थ नामक बुक है जो कि दादा भाई नौरोजी का इसमें बताया गया है। तो अब हम लोग लैंड रेवेन्यू सिस्टम को देखते हैं। लैंड रेवेन्यू सिस्टम में परमानेंट सेटलमेंट, रैयतवाड़ी सेटलमेंट और उसके बाद महलवाड़ी व्यवस्था सिस्टम आता है। तो हम इसमें जो है परमानेंट सेटलमेंट से देखते हैं। परमानेंट सेटलमेंट को जो है इस्टेमरारी या फिर अस्थाई बंदोबस्त के नाम से जानते थे। ये जो इंट्रोड्यूस्ड हुआ था बंगाल, बिहार, उड़ीसा और डिस्ट्रिक्ट ऑफ बनारस एंड नदर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ मद्रास में किसके द्वारा, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा 1793 में हुआ। जॉन सॉरे जो था ये परमानेंट सेटलमेंट को प्लान किया था और यहाँ डिक्लेयर किया जमींदार को ऑनर्स ऑफ द लैंड, जमींदार को जो है यहाँ का लैंड का ऑनर बना दिया इसमें। उसके बाद दे कीप, जमींदार से जो जिसको लैंड ऑनर बनाया वो जो है रेवेन्यू कलेक्शन का एक हिस्सा रख लेता था, खुद खुद रख लेता था और बाकी जो हिस्सा था फिक्स्ड शेयर 10 हिस्सा जो था ये उसको देने लगा। क्या कहता है, ब्रिटिशर्स को देने लगा। उसके बाद जमींदार से फ्री टू फिक्स रेंट, जमींदार से इसमें फ्री था, कितना भी रेंट ये ले सकता था यहाँ के कल्टीवेटर से। उसके बाद एज्योर किया डियर ओनरशिप, ये अपना ओनरशिप इस तरह से एस्टेब्लिश किया और मेनी जमींदार जो है शहर चला गया और वहाँ एब्सेंटी लैंडलॉर्ड रेजिम, जो कि वहाँ लैंडलॉर्ड पहले से था एब्सेंट था उसके जगह पे रहने लगा और इस तरह से अपने टेनेंट्स अपने किराएदार को भी ये एक्सप्लॉइट करता था। बहुत ही बदतमीजी या फिर घटिया तरीके से इसके साथ पेश आता था। रैयतवाड़ी व्यवस्था देखते, रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है बम्बई और मद्रास में स्टार्ट किया गया था लॉर्ड मुंडो के द्वारा, जो कि उस समय का वायसराय था। और ये रिकमेंड किसके द्वारा किया गया था, तो चार्ल्स रीड के द्वारा ये रिकमेंडेड किया गया था। उसके बाद आगे देखते हैं, ये डायरेक्ट सेटलमेंट था किसके किसके बीच, तो गवर्नमेंट और रैयत, रैयत किसको बोलते थे, तो कल्टीवेटर को बोलते थे, उसके बीच ये डायरेक्ट सेटलमेंट था। इसमें जो था फिक्स्ड रेवेन्यू जो था फिक्स्ड पीरियड के लिए था और इसको 30 ईयर से बढ़ाया भी जा सकता था। ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी ऑफ सॉइल एंड नेचर ऑफ क्रॉप के हिसाब से बढ़ाया जा सकता था और बेस्ड ऑन साइंटिफिक रेंट थ्योरी ऑफ रिकार्डो, ये साइंटिफिक रेंट थ्योरी रिचार्डो पे बेस्ड था। उसके बाद आगे देखते हैं, इसमें पोजीशन जो था कल्टीवेटर का बहुत सिक्योर था। उसके बाद रिजिड सिस्टम था रेवेन्यू कलेक्शन का।
आपने फोर्स्ड हिम इनटू द क्लचेज ऑफ मनी लेंडर। और इसमें जो था कल्टीवेटर का पोजीशन तो सिक्योर था, बट इसमें जो था रेवेन्यू कलेक्शन का सिस्टम जो था बहुत रिजिड था, और मनी लेंडर जो था कल्टीवेटर पे अपना पकड़ बनाए रखना चाहता था। उसके बाद इतना ही नहीं, गवर्नमेंट जो था इसमें बहुत बड़ा जमींदार बनने का कोशिश कर रहा था। उसके बाद रिटेन करता था अपना राइट टू इनहांस revenue at the well at will while the cultivator was left। अगर ये इस तरह से अपना रेवेन्यू भी बढ़ाते रहता था यहाँ पे। उसके बाद जो है कल्टीवेटर अगर जाना चाहता था छोड़ के, तो ये भी यहाँ के ऑफिसर्स के दया पे डिपेंड था। मर्सी मीन्स क्या होता है? दया। उसके बाद आगे देखते हैं महलबारी सिस्टम। महलबारी सिस्टम में जो है बोल रहा है कि ये मॉडिफाइड वर्जन था। किसका? तो जमींदारी सिस्टम का जो है ये मॉडिफाइड वर्जन था। मॉडिफाइड वर्जन ऑफ जमींदारी सेटलमेंट। और इंट्रोड्यूस्ड कहाँ कहाँ हुआ था? तो गंगा वैली में हुआ था, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में हुआ था। NWFP का फुल फॉर्म है नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस। उसके बाद सेंट्रल इंडिया और पंजाब के पार्ट्स में ये एस्टेब्लिश था। उसके बाद आगे देखते हैं रिवेन्यू सेटलमेंट्स वाज to made by विलेज और ए एस्टेट विथ लैंडलॉर्ड्स। रेवेन्यू सेटलमेंट जो था इसमें ये विलेज और क्या कहता है वहाँ के ई एस्टेट ऑफ वहाँ के एस्टेट में खुद लैंडलॉर्ड जो रहता था उस पर बेस्ड था। तो आगे देखते हैं। आगे इन वेस्टर्न यूपी में जो था सेटलमेंट विलेज कम्युनिटी के द्वारा लगाया जाता था रेवेन्यू। उसके बाद जो था मेंटेन ए फॉर्म ऑफ कॉमन ओनरशिप मतलब संयुक्त स्वामित्व के द्वारा कॉमन ओनरशिप के द्वारा मेंटेन किया जाता था उसको। भाई केयर या फिर भाईचारे है यहाँ पे, इसको भाईचारे और बीट महल या फिर विच वेयर ग्रुप्स ऑफ विलेजेस इसके नाम से जानते थे। और रिवेन्यू वाज पीरियोडिकली रिवाइव्ड। रिवेन्यू जो है इसमें टाइम टू टाइम रिवाइव्ड चेंज किया, घटाया बढ़ाया जा रहा था। उसके बाद कॉलोनियल इम्पैक्ट लैंड रेवेन्यू सिस्टम का क्या पड़ा वो देखते हैं। यहाँ जो द लैंड सेटलमेंट इंट्रोड्यूस्ड मार्केट इकोनॉमी। लैंड सेटलमेंट जो इंट्रोड्यूस्ड किया मार्केट इकोनॉमी का, और डिड अबे विथ कस्टमरी राइट्स। इसमें जो था कस्टमरी राइट्स भी मिल गया। कैश पेमेंट ऑफ रेवेन्यू इनकरेज मनी लैंडिंग एक्टिविटी। कैश पेमेंट जो था रेवेन्यू का ये इनकरेज कर रहा था, मनी लैंडिंग एक्टिविटी को भी बढ़ावा दे रहा था। और इस तरह से जो है सोशल डिफरेंशिएशन सामाजिक जो है भेदभाव स्टार्ट हो गया। ऊंच नीच का ये सब इसमें इंडिया में स्टार्ट हो गया। और रिच को जो था जो अमीर इंसान था इंडिया के, इसको कोर्ट का एक्सेस मिला था जिससे ये अपना अपने प्रॉपर्टी को डिफेंड कर सकता था। उसके बाद फॉर्सिबल ग्रोइंग ऑफ कमर्शियल क्रॉप्स। इसमें जो है कमर्शियल क्रॉप्स को बोल रहा था जबरदस्ती ग्रो करने के लिए पीजेंट्स को, लीड टू पीजेंट्स। उसके बाद जो है बाय फॉरेन फूड फूड ग्रेन्स एट हाई प्राइसेस। अगर मान के चले कमर्शियल क्रॉप्स नहीं भी चाहता है किसान यहाँ का उगाना, तो यहाँ का फूड ग्रेन्स जो था इसको हाई प्राइस पे मिलने लगा। सेल कैश क्रॉप्स एट लो प्राइसेस। कैश क्रॉप्स कमर्शियल क्रॉप्स के लिए जो था उसको ये लो प्राइसेस पे देने लगा, और फूड ग्रेन्स का जो प्राइस था इसको हाई प्राइस कर दिया। उसके बाद आगे देखते हैं स्टेबिलिटी ऑफ द इंडियन विलेजेस वाज सेकेंड। इंडियन विलेजेस का जो अस्तित्व ये खत्म होने लगा, और इंटायर सेटअप ऑफ द रूरल सोसाइटी बिगेन टू ब्रेकअप। सेटअप जो था रूरल सोसाइटी का ये भी इस तरह से समाप्त होने लगा एक तरह से। तो इसमें ये इम्पैक्ट ये महलबारी रैयतबाड़ी और परमानेंट सेटलमेंट का यहाँ के पीजेंट्स पे पड़ा। तो इस तरह से इस वीडियो में हम लोग जो है इसके बारे में जाने। अब हम लोग जो है पीजेंट्स रिवॉल्ट को देखते हैं। पीजेंट मूवमेंट अगर मान के चले इस तरह से हो रहा था तो किसान को तो समझ में आ ही रहा था कि मेरे साथ इस तरह से क्या क्या किया जा रहा है। तो अब फिर आगे जो है पीजेंट मूवमेंट स्टार्ट हो गया। तो इस वीडियो में जो हम लोग देखें कि लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट्स को देखें। उसके बाद ड्रेन ऑफ थ्योरी में क्या इम्पैक्ट पड़ा दादा भाई नौरोजी बताया उसको देखें। तो आगे हम आगे के वीडियो में पीजेंट्स मूवमेंट और